नमस्कार। सोना सोना सोना, हर तरफ आजकल इसी की चर्चा है। कीमतें तो जैसे आसमान छू रही हैं। बिल्कुल। अखबार देख लो, घर में बात कर लो, सवाल एक ही है, भाई ये सोने के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास एक हालिया इकोनॉमिक अपडेट है, एक रिपोर्ट जो खासतौर पर इसी मुद्दे को बारीकी से देख रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट के सहारे समझते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह हैं जो सोने को लगातार ऊपर और ऊपर धकेल रही हैं। देखते हैं कि ये बस एक टेम्पररी उछाल है या इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं। और देखिए, इस रिपोर्ट की शुरुआत ही एक बड़ी दिलचस्प बात से होती है। ये कहती है कि सोना सिर्फ कोई मेटल या गहना नहीं है। सदियों से इसे भरोसे और सुरक्षा का सबसे पक्का सिंबल माना गया है। बिल्कुल। जब दुनिया में कुछ गड़बड़ होती है, लोग सोने की तरफ ही भागते हैं। ये बात मुझे लगता है आज की हमारी पूरी बातचीत को एक अलग ही मतलब देती है ना? सही कहा, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आते हैं मुद्दे पर। रिपोर्ट के हिसाब से सोने की कीमतों में ये जो हालिया तेजी आई है, इसका सबसे बड़ा पहला कारण क्या बताया गया है? देखिए, पहला और शायद सबसे अहम कारण, जैसा रिपोर्ट भी कहती है, वो है दुनिया भर में फैली अनिश्चितता। ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी। हाँ, जब भी दुनिया में बड़े जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ते हैं, जैसे कहीं जंग छिड़ जाए या कोई बड़ा ट्रेड वॉर हो या फिर किसी बड़ी इकोनॉमी पर मंदी का खतरा लगे, तो निवेशकों में आप कह सकते हैं एक घबराहट सी फैलती है। उन्हें लगता है शेयर बाजार गिरेगा या उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ, डर तो लगता ही है ऐसे में। बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में वो सेफ ऑप्शन ढूंढते हैं और सोना हजारों सालों से वो सुरक्षित ठिकाना यानी सेफ हेवन माना जाता रहा है। सेफ हेवन, हाँ। रिपोर्ट इस बात पे जोर देती है कि हाल के दिनों में, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप का संघर्ष हो या मिडल ईस्ट में टेंशन, इसने ग्लोबल सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। नतीजा, इन्वेस्टर्स ने रिस्की जगहों से पैसा निकालकर सोने जैसी सेफ एसेट में डालना शुरू कर दिया। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न भी दिखता है जो रिपोर्ट नोट करती है। ऐसा नहीं कि हर छोटी मोटी खबर से सोना उछल जाता है, लेकिन जब ये अनिश्चितता लंबी खिंचती है या एक साथ कई जगहों पर चिंताएं बढ़ती हैं, तब सोने की तरफ जो फ्लो है वो ज्यादा तेज और टिकाऊ होता है। ये सिर्फ एक मेटल की कीमत का ऊपर नीचे होना नहीं है, ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में गहरे बैठे डर और भरोसे की कमी का थर्मोमीटर बन जाता है। थर्मोमीटर सही शब्द है। लोग भविष्य को लेकर जितने ज्यादा डरे हुए होते हैं, सोने की चमक उतनी ही बढ़ती दिखती है। ये बात तो समझ आती है कि भाई दुनिया भर की उथल पुथल सोने को कैसे चमका रही है। लेकिन रिपोर्ट सिर्फ ग्लोबल वजहों पर तो नहीं रुकी होगी। भारतीय संदर्भ में हमारे अपने देश में सोने की कीमत पर असर डालने वाले कौन से खास फैक्टर्स बताए गए हैं? क्या रुपए का रोल इसमें अहम है? अक्सर सुनते हैं हम। बिल्कुल। ग्लोबल फैक्टर्स के बाद रिपोर्ट दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कारक पर आती है, और वो है हमारे रुपए का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होना। अच्छा, रुपए का गिरना। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक है। हाँ, खरीदते तो हम बहुत है जी, हम अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना बाहर से मंगाते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में सोने का जो ट्रेड है वो लगभग पूरा का पूरा यूएस डॉलर में होता है। डॉलर में? अब गणित सीधा है। मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव डॉलर में नहीं भी बदला, वो स्थिर है। लेकिन अगर उसी टाइम रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया, तो हमें उसी एक औंस सोने को खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, ये तो है। रिपोर्ट के आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि पिछले कुछ समय में रुपए पर लगातार दबाव रहा है। इसके कई कारण हैं। वही ग्लोबल अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बाहर जाना वगैरह वगैरह। इस कमजोरी का सीधा असर हमारे गोल्ड इंपोर्ट बिल पर पड़ता है और वो महंगा हो जाता है। तो डबल मार पड़ रही है। बिल्कुल। होता यह है कि भले ही डॉलर में सोना थोड़ा सस्ता भी हुआ हो, लेकिन अगर रुपया ज्यादा तेजी से गिरा है तो इंडिया में सोने की कीमतें फिर भी बढ़ सकती हैं। ये दिखाता है कि हमारे लिए सोने की कीमत सिर्फ इंटरनेशनल भाव से तय नहीं होती। हमारी करेंसी की हेल्थ और ग्लोबल करेंसी मार्केट की उठापटक से ये कितनी गहराई से जुड़ी है।
रिपोर्ट इसे डबल वैमी कहती है। जैसे आपने कहा, एक तरफ इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ रुपए की कमजोरी उसे और महंगा बना रही है। हाँ, ये डबल वैमी वाली बात तो सुनने के खरीदारों को पक्का महसूस हो रही होगी। अच्छा, तो ग्लोबल अनिश्चितता हो गई, रुपए की कमजोरी हो गई। रिपोर्ट में तीसरा कौन सा फैक्टर गिनाया गया है? क्या इंटरेस्ट रेट्स का भी इसमें कोई हाथ है? तीसरा फैक्टर थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रिकी है, क्योंकि ये आज की स्थिति से ज्यादा भविष्य की उम्मीदों पर टिका है। भविष्य की उम्मीदें कैसे? रिपोर्ट इसे कहती है ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद। देखिए, सोने पर आपको कोई ब्याज तो मिलता नहीं है ना? ये कोई बैंक डिपॉजिट या बॉन्ड तो है नहीं। हाँ, ये तो है, सोना तो बस पड़ा रहता है। तो जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं, तब सोना रखना थोड़ा कम अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि आप वही पैसा बैंक में रखकर अच्छा ब्याज कमा सकते थे। इकोनॉमिक्स में इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, मतलब सोना रखने के बदले आप क्या खो रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में ये उम्मीद बनने लगे कि फ्यूचर में सेंट्रल बैंक जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व या हमारा आरबीआई अपनी ब्याज दरें कम कर सकते हैं, शायद इसलिए कि उन्हें इकोनॉमी को बूस्ट देना है या महंगाई कंट्रोल में आ गई है, तो पूरा समीकरण बदल जाता है। अच्छा, कैसे? कम ब्याज दरों के माहौल में बैंक डिपॉजिट या बॉन्ड पर रिटर्न कम हो जाता है, तो सोने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो भी घट जाती है। ग्लोबल लेवल पर, खासकर अमेरिका में, ऐसी अटकलें तेज हुई हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ने का दौर अब खत्म हो गया है और आगे चलकर कटौती हो सकती है। सिर्फ इस उम्मीद ने ही सोने में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है। कमाल है, मतलब अभी रेट कम हुए नहीं, बस उम्मीद है। जी हाँ, और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जैसा रिपोर्ट भी इशारा करती है, सोने का मार्केट सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं चलता, ये अटकलों और उम्मीदों पर भी खूब चलता है। ब्याज दरें अभी भले ही कम न हुई हों, लेकिन अगर बड़े इन्वेस्टर्स को लगता है कि 6 महीने या साल भर में ऐसा हो सकता है, तो वो आज ही सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे फ्यूचर का अंदाजा लगाकर प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं। ये पूरा खेल प्रत्याशा का है, एंटिसिपेशन का। वाकई ये उम्मीदों का खेल बड़ा दिलचस्प है। मतलब जो हुआ नहीं उसकी आहट से ही बाजार हिल जाता है। अच्छा, अब चौथे कारक पर आते हैं जिसका जिक्र रिपोर्ट में है, और ये शायद हम भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। हमारे त्योहार और शादियों का सीजन, ये कैसे कीमतों को हवा दे रहा है? हाँ, चौथा कारक तो पूरी तरह से हमारी संस्कृति और समाज से जुड़ा है। रिपोर्ट इसे मौसमी भौतिक मांग यानी सीजनल फिजिकल डिमांड कहती है। फिजिकल डिमांड? जी, भारत में सोना सिर्फ पेपर इन्वेस्टमेंट या लॉकर में रखने की चीज नहीं है। ये शगुन है, परंपरा है, सोशल स्टेटस का सिंबल है। अब देखिए, धनतेरस, दिवाली, अक्षय तृतीया, इन त्योहारों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह भारतीय शादियों में सोने के गहनों का लेन देन, वो तो एक जरूरी हिस्सा है। हाँ, उसके बिना तो शादी अधूरी है। तो होता क्या है कि साल के कुछ खास टाइम पर, खासकर अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक, जब फेस्टिवल्स और वेडिंग्स का जोर रहता है, तो सोने की फिजिकल खरीदारी, मतलब ज्वेलरी, सिक्के, बिस्किट, बहुत बढ़ जाती है। ये वो डिमांड है जो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि कंजम्पशन या गिफ्ट देने के लिए होती है। जौहरियों की दुकानों पर भीड़ लग जाती है। ये तो देखा है। रिपोर्ट बताती है कि ये जो बढ़ी हुई फिजिकल डिमांड है, खासकर अगर ये उस समय आती है जब ग्लोबल फैक्टर्स पहले से ही कीमतों को ऊपर धकेल रहे हों, तो ये आग में घी का काम करती है। अच्छा, तो ये एक एडेड प्रेशर बन जाता है। बिल्कुल, इससे डोमेस्टिक मार्केट में कीमतें और तेजी से बढ़ती हैं। ये पहलू सोने के मार्केट की उस यूनिक नेचर को दिखाता है, जहां ठंडा, हार्ड इकोनॉमिक एनालिसिस और गर्मजोशी से भरी कल्चरल भावनाएं दोनों मिलकर कीमत तय करती हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, सोशियोलॉजी भी है। भारत में सोने की मांग का एक बड़ा हिस्सा हमारी परंपराओं से आता है, जो इसे दुनिया के बाकी मार्केट से थोड़ा अलग बनाता है। ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ सोना सिर्फ बैलेंस शीट पर नहीं, दिलों में भी बसता है। चले अब उस आखिरी यानी 5वें फैक्टर पर आते हैं, जिसका जिक्र इस इकोनॉमिक अपडेट में है। सरकारी पॉलिसियों का क्या रोल है इसमें, टैक्स वगैरह का? पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण कारक जिसे रिपोर्ट हाईलाइट करती है वो है सरकारी नीतियां, और इसमें सबसे खास हैं सोने पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी और दूसरे टैक्स जैसे जीएसटी। हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी। जैसा हमने पहले बात की, भारत अपनी सोने की जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अब सरकार इस इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाने के लिए समय समय पर गोल्ड पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को घटाती बढ़ाती रहती है। अच्छा, अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है तो सोना इंपोर्ट करना सीधे सीधे महंगा हो जाता है। ये बढ़ी हुई कॉस्ट फिर होलसेलर से ज्वेलर और आखिर में कस्टमर तक पहुंचती है।
इसी तरह सोने की बिक्री पर लगने वाला जीएसटी भी फाइनल कीमत को बढ़ाता है। रिपोर्ट ध्यान दिलाती है कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए कई बार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई भी है। तो मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम भी हो या रुपया भी ठीक हो, तब भी टैक्स बढ़ने से सोना महंगा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये क्लियर करता है कि सोने का दाम सिर्फ मार्केट फोर्सेस से ही तय नहीं होता, बल्कि सरकारी खजाने से जुड़े पॉलिसी डिसीजंस का भी इसमें एक अहम रोल है। ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं पॉलिसी ड्रिवन प्राइस हाइक का मामला बन जाता है। अच्छा, तो अगर हम इस पूरी पिक्चर को एक साथ देखें, जैसा कि रिपोर्ट ने इन अलग-अलग धागों को जोड़ा है, तो ये लगता है कि सोने की कीमतें एक तरह के परफेक्ट स्टॉर्म का नतीजा हैं। कई सारे दबाव एक साथ आ गए हैं। एक तरफ ग्लोबल टेंशन्स है जो इसे सेफ हेवन बना रही हैं। हाँ, दूसरी तरफ कमजोर रुपया इसे हमारे लिए महंगा कर रहा है। बिल्कुल तीसरी तरफ इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद इसे और अट्रैक्टिव बना रही है। सही। चौथी तरफ हमारे त्योहार और शादियां इसकी फिजिकल डिमांड बढ़ा रहे हैं। जी, और पांचवी तरफ सरकारी टैक्स और ड्यूटी भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये तो हर तरफ से प्रेशर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रिपोर्ट का निचोड़ यही है कि ये कोई एक कारण नहीं है, ये कई फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो सोने को इस लेवल पर ले आया है। और सबसे जरूरी बात ये समझना है कि ये फैक्टर्स अकेले काम नहीं करते, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं और एक दूसरे पर असर भी डालते हैं। अच्छा, ये इंटरकनेक्टेड है? हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए जैसा रिपोर्ट में भी इशारा है, ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ने से न सिर्फ सीधे सोने की डिमांड बढ़ती है, पहला फैक्टर, बल्कि अक्सर डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है, दूसरा फैक्टर। हाँ, ये तो होता है। तो एक ही ग्लोबल घटना दो अलग-अलग तरीकों से भारत में सोने की कीमत बढ़ा सकती है। इसी तरह देश की आर्थिक स्थिति, जो ग्लोबल फैक्टर्स से भी प्रभावित होती है, सरकार को टैक्स या इंटरेस्ट रेट्स पर फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकती है, तीसरा और पांचवा फैक्टर। और ये सब मिलकर फेस्टिव डिमांड, चौथा फैक्टर, के टाइम कीमतों पर और ज्यादा दबाव बना सकते हैं। तो सोने का मूल्य वाकई एक मल्टी डायमेंशनल पहेली जैसा है। इसके तार ग्लोबल इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, डोमेस्टिक करेंसी मार्केट, कल्चरल ट्रेडिशंस और सरकारी पॉलिसियों तक फैले हुए हैं। इसे किसी एक लेंस से देखना अधूरा होगा। रिपोर्ट यही पूरी तस्वीर पेश करने की कोशिश करती है। ये वाकई इन सभी वजहों की एक बहुत ही डिटेल्ड और कह सकते हैं गहरी पड़ताल थी। और जैसा कि रिपोर्ट आखिर में इशारा भी करती है, जो लोग सोना खरीदने या इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उनके लिए इन सभी फैक्टर्स और मार्केट की मौजूदा सिचुएशन पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल, ये जानकारी उन्हें एक बेहतर इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद कर सकती है। सही बात है। हाँ, और एक और बात, रिपोर्ट सोने को सिर्फ एक कमोडिटी या इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं देखती, वो बार बार उस भरोसे और सुरक्षा के प्रतीक वाली बात पर लौटती है। हाँ, वो शुरुआत वाली बात। जी, और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल मन में आता है, जिस पर रिपोर्ट सीधे तार पर तो बात नहीं करती, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करती है। क्या सवाल? सदियों से सोना ही मुश्किल वक्त का साथी रहा है, वैल्यू का स्टोर रहा है, लेकिन आज हम एक नई डिजिटल दुनिया में हैं। क्रिप्टो करेंसीज जैसी नई डिजिटल चीजें आ रही हैं। कुछ लोग उन्हें डिजिटल गोल्ड भी कह रहे हैं। हाँ, ये टर्म तो सुना है। तो भविष्य को देखते हुए क्या सोना अपनी ये हजारों साल पुरानी सेफ हेवन वाली भूमिका और अपना ये यूनिक महत्व बनाए रख पाएगा, या फिर टेक्नोलॉजी और बदलती सोच के साथ सुरक्षा, भरोसा और वैल्यू स्टोर की परिभाषाएं ही बदल जाएंगी? ये तो बड़ा सवाल है। क्या आने वाली पीढ़ी भी सोने को उसी इमोशनल और इकोनॉमिक नजरिए से देखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा, और जिस पर हमें शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है।